प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र। तो कृषि अर्थशास्त्र में पहला अध्याय रहेगा कि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा को जानेंगे। तो डालेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कृषि अर्थशास्त्र। तो उसमें अध्याय रहेगा अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के विषय में जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थ जो है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है। जैसे कहा जाए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत भाषा से। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थ और शास्त्र। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है किससे? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें जो है लिखेंगे एक तरफ अर्थ और दूसरी तरफ शास्त्र। यानी अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब विषय, यानी धन का विषय। तो अर्थशास्त्र क्या है? धन का विषय। अर्थशास्त्र जो है धन का विषय है। तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है? तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। मानव की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ आर्थिक गतिविधियां करनी पड़ती हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो आर्थिक गतिविधियों में देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियां मानव को कौन कौन सी करनी पड़ती हैं। तो आर्थिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी मानव को करनी पड़ती हैं। तो आर्थिक गतिविधियों में देखा जाए सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे उपभोग। उपभोग। इसके बाद में है उत्पादन। वितरण, विनिमय, राजस्व। विनिमय, राजस्व और इसके बाद में है निवेश।
तो मानव को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये 6 गतिविधियों को करना पड़ता है। उपभोग क्या है? जब तक मानव के अंदर आवश्यकताएं नहीं होंगी तब तक वो व्यक्ति उत्पादन नहीं करेगा। तो आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही उत्पादन करता है। उपभोग है क्या? जैसे भूख लगने पर खाना खाना और प्यास लगने पर पानी पीना। तो व्यक्ति भोजन की ज़रूरत है, तो भोजन को पूरा करने के लिए धन कमाना होगा। बिना धन के भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धन देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। बिना धन के वस्तु और सेवाएं नहीं मिल सकती हैं। तो इसलिए उपभोग के विषय में कहा जाए तो उपभोग समस्त क्रियाओं का आदि और अंत है। यानी कहने का मतलब उपभोग क्रिया जो है का प्रारंभ होता है, और जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है। फिर इसके बाद में जानेंगे उत्पादन। उत्पादन क्या है? वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। जैसे किसान के द्वारा फसल की बुआई करना क्या है? उत्पादन। किसान फसल की बुआई क्यों करता है? उत्पादन के लिए करता है। फिर इसी तरीके से जंगल से लकड़ी को काट करके शहर में बेचना क्या होगा? उत्पादन होगा। गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, और गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना और बाजार में बेच देना तो क्या होगा? उत्पादन कहलाएगा। इसके बाद में वितरण। वितरण क्या है? वितरण का मतलब वितरित करना। जैसे भूमि के मालिक को लगान देना, मजदूर को मजदूरी देना, तो वितरण के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद में है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है बदलना। पहले प्राचीन समय में वस्त्र विनिमय का प्रचलन था। वस्त्र विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थीं, तो इन कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। आज मुद्रा के बदले में ही वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। तो कहा जाए मुद्रा स्वयं मूल्य का मापक है। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो उस समय लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलते थे, तो उस समय बहुत सारी कठिनाइयाँ हुआ करती थीं, और उनका वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? फिर विद्यार्थियों, मुद्रा ने दूर कर दिया। फिर इसके बाद में है राजस्व। राजस्व के अंतर्गत है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय तथा कर का अध्ययन किया जाता है। तो कर क्या है? कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है। कर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, कर सभी को देना ही पड़ता है। फिर इसके बाद में है निवेश। निवेश का मतलब होता है हम अपना धन ऐसी जगह लगाएं जहां और भी उत्पादन अधिक बढ़ जाए, यानी मुद्रा और बढ़ जाए। जैसे कहा जाए शिक्षा में लोग निवेश करते हैं। क्यों? कि अगर बढ़िया शिक्षा पर अगर धन को लगाएंगे तो आज जो लगा देंगे पढ़ाई पे पैसा, वही उनका भविष्य बन जाएगा। इसी तरीके से कहा जाए कि पूंजी निवेश, जो मशीनों में लोग अपना निवेश करते हैं, तो क्यों करते हैं? अपने धन की वृद्धि के लिए, ताकि लाभ को कमा सकें। तो निवेश का भी देखा जाए बहुत ही महत्व है। तो अर्थशास्त्र में देखा जाए तो अर्थशास्त्र के विषय में मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं होती हैं। अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, नई आवश्यकता का जन्म होता है। तो परिभाषाओं के विषय में हम जानेंगे कि कौन कौन सी वो परिभाषाएं हैं जिसके द्वारा अर्थशास्त्र का अर्थ देखा जाए क्लियर हो जाता है। तो उनमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं, तो उन परिभाषाओं के विषय में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, तो परिभाषाएं वो कौन कौन सी हैं उसके विषय में जानेंगे। हेडिंग डालेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले परिभाषा कौन सी होगी? धन संबंधी परिभाषाएं। धन
संबंधी धन संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाएं। फिर इसके बाद में है कल्याण संबंधी परिभाषाएं। कल्याण संबंधी परिभाषाएं। कल्याण संबंधी परिभाषाएं। इसके बाद में है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। संबंधी परिभाषाएं। फिर इसके बाद में है विकास संबंधी परिभाषाएं। विकास संबंधी परिभाषाएं। फिर इसके बाद में है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, विकास संबंधी परिभाषाएं और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। इसके बाद में हम एक एक करके जानेंगे कि धन संबंधी परिभाषाओं को किसने दिया है, कल्याण संबंधी परिभाषाओं पर व्याख्या किसने की है, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं किसने दी हैं और विकास संबंधी परिभाषाएं किसने दी हैं और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं किन किन अर्थशास्त्रियों ने दी है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे धन संबंधी परिभाषाएं। तो धन संबंधी परिभाषाओं को किसने जो है इसके बारे में बताया, तो जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों धन संबंधी परिभाषाएं। तो धन संबंधी परिभाषाओं में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे। और कौटिल्य को अन्य नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जानेंगे धन संबंधी परिभाषाएं। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। प्रिय विद्यार्थियों एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या माना है, धन का विज्ञान माना है। तो धन संबंधी परिभाषाओं के इनके जो अनुयायी थे उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं, धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले है प्रोफेसर वाकर के अनुसार। प्रोफेसर वाकर के अनुसार प्रोफेसर वाकर के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा बताई है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र
ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है, जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। ये प्रोफेसर वाकर ने अपनी परिभाषा में दिया है। इसके बाद में अगली परिभाषा लिखेंगे फिर जे.एस. मिल के अनुसार। दूसरी परिभाषा होगी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल जे.एस. मिल के अनुसार जे.एस. मिल के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा किस प्रकार से दी है कि अर्थशास्त्र मनुष्य संबंधित धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र जो है मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। ये परिभाषा दी जे.एस. मिल ने। ये परिभाषा जे.एस. मिल ने दी है। अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। ये परिभाषा विद्यार्थियों किसने दी है? जे.एस. मिल ने दी है। फिर इसके बाद में है अगली परिभाषा कि जे.बी. से के अनुसार। तीसरी परिभाषा होगी जे.बी. से के अनुसार। अगली परिभाषा होगी जे.बी. से के अनुसार। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। ये परिभाषा किसकी है? जे.बी. से के अनुसार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थशास्त्र में जो है उसकी कौन कौन सी
कहा जाए विषय सामग्री थी, आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी उसके विषय में जाना। तो अगले दिन हम पुनः इसी के आगे ऑनलाइन कक्षा में तुम लोगों को बताएंगे इसी अध्याय के बारे में। मन लगा करके पढ़ाई को करते रहिए, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जैसे कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। तो बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, बढ़िया ढंग से पढ़ाई को नहीं करेंगे, तब तक अर्थशास्त्र आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी। तो अर्थशास्त्र से घबराइए मत। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो जीवन भर काम में आएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में अर्थशास्त्र काम में ना आता हो, क्योंकि धन, अर्थशास्त्र में धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और धन के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। जैसे कहा जाए कि समाज में सम्मान उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास धन है, बिना धन के मानव बेकार है। अगर प्रिय विद्यार्थियों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो धन कमाना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।